हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 की जो आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उस पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में, पहला जो पाठ है भूगोल एक विषय के रूप में, उस पाठ के जो प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड दोनों में यही टेक्स्ट बुक चल रही है, अन्य राज्यों में भी कईयों में है। तो उसके जो पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आज हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण जो पाठों के अंत में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं वो आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का जो है टर्म है भूगोल शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गए इरेटोस्थनीज, ये इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? देखिए इसमें पत्तन है, ये मानवीय क्रिया है, मानव के द्वारा निर्मित है। सड़क है, ये भी मानव द्वारा निर्मित है। जल उद्यान है, ये भी मानव द्वारा निर्मित है। जो बच गया वो भौतिक लक्षण है, वो है मैदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, मैदान। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 और 2 को विषयों को पढ़ करके इनका मिलान करना है। देखिए आपके सामने जो स्तंभ है, पहला स्तंभ क में मौसम विज्ञान जो है वो मिलता है मौसम विज्ञान जलवायु विज्ञान से। जनांकिकी जो है वो जनसंख्या भूगोल से। समाज शास्त्र है वो सामाजिक भूगोल से। और मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से। तो इसके में जो 4 ऑप्शन है उसका घ ऑप्शन एकदम सही है। पहले का से, दूसरे का ऐसे, तीसरे का द से और चौथे का ब से मिलान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क, क्यों। कार्य कारण है तो उसका संबंध क्यों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विषय कालिक विश्लेषण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी समय काल का विश्लेषण करने वाला होता है इतिहास। गए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनके उत्तर जो हैं 30 शब्दों में आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे सभी समान हैं या असमान? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो क्यों? तो जब हम विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में हमें दुकान, सिनेमाघर, सड़क, मंदिर, मस्जिद, चर्च, घर, सरकारी कार्यालय आदि सांस्कृतिक लक्षणों का, हम यहाँ सांस्कृतिक लक्षण पूछे हैं तो इन सभी सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। अब ये क्या सभी समान है? तो ये सभी तो अलग अलग हैं। तो ये सभी लक्षण है वो असमान है, इन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम इन लक्षणों को प्रायोगिक भूगोल में संकेत चिन्हों के माध्यम से भी समझते हैं। और सांस्कृतिक लक्षण है चूँकि ये, तो ये सांस्कृतिक लक्षण सांस्कृतिक भूगोल और मानव भूगोल के भी अभिन्न अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा, लौकी इन सभी को देखा होगा। इनमें कौन सी वस्तु की आकृति पृथ्वी से मिलती जुलती है? आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति वर्णित करने के लिए क्यों चुना है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। जैसे हमने टेनिस गेंद, क्रिकेट गेंद, संतरा और लौकी है, सभी ने देखा ही है। इनमें से संतरे की आकृति जो है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, क्योंकि टेनिस गेंद है, क्रिकेट गेंद है, वो पूरी की पूरी पूर्ण रूप से गोल होती है, और लौकी है वो लंबी होती है। संतरा है जो वो गोल तो होता है लेकिन थोड़ा चपटा होता है, ऊपर और नीचे से चपटा है। इस कारण से ठीक पृथ्वी जिस प्रकार से ध्रुवों पर चपटी है उस तरह से संतरा भी है। तो इसलिए संतरे की जो आकृति है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आप अपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं? तो जी हाँ, हम विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं जिसमें पौधों को विद्यालय के प्रांगण में लगाने का अभियान चलाया जाता है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ये पारिस्थितिक संतुलन में बनाए रखने में सहायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आपने हाथी, हिरण, केचुए, वृक्ष और घास देखी है? ये कहाँ रहते हैं और बढ़ते हैं? उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? क्या आप उस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं? तो जी हाँ, हमने हाथी, हिरण, केचुए, वृक्ष और घास देखी है। जहाँ वे रहते हैं, बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं जैव मंडल। तो यहाँ पूछा है
वे कहाँ रहते हैं बढ़ते हैं, तो ये वनों में, जंगल में जहाँ रहते हैं तो उसको हम जैवमंडल के नाम से जानते हैं। जीवन को आश्रय देने वाले पृथ्वी का वह घेरा जहाँ स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन संभव बनाते हैं उसको जीवन मंडल या जैवमंडल कहा जाता है। सजीव जीवमंडल के जैविक घटक हैं और मृदा, वायु और जल ये निर्जीव घटक हैं। जीवमंडल में गतिशील और स्थिर दोनों तरह के जीव पाए जाते हैं। गतिशील जीवों में पशु, मानव, कीड़े मकोड़े, जल जीव आदि आते हैं। स्थिर जीवों में पेड़ पौधे, घास आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है? यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होता तो आप विद्यालय पहुंचने में कितना समय लेते? आने जाने के समय पर आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। सबको हालांकि समय विद्यालय जाने में अलग समय लगता है, तो आप अपने अनुसार लिखें। हमें अपने घर से विद्यालय पहुंचने में 1 घंटा का समय लगता है। यदि विद्यालय हमारे घर की सड़क के उस पार होता तो हम विद्यालय पहुंचने में 2 मिनट का समय लेते और आने जाने में 2 घंटे अब हमको लगते हैं। 1 घंटा जैसे मैंने बताया ऊपर, तो 2 घंटे लगने के कारण जो है वो पढ़ाई का काफ़ी समय हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। हाँ, हम स्थान को आने जाने के आधार पर समय में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे किसी को कहा जाता है अमुक स्थान पर यहाँ से पैदल 45 मिनट में पहुँच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 45 मिनट, लेकिन समय को स्थान में नहीं बदल जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आप अपने परिस्थान यानी सराउंडिंग्स जो है अपने चारों ओर का क्षेत्र है उसका अवलोकन करने पर पाते हैं कि सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता पाई जाती है। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते। सभी पशु और पक्षी जिन्हें आप देखते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी भिन्न भिन्न तत्व हैं जो धरातल पर पाए जाते हैं। क्या आप तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन है? यानी कहने का मतलब है भूगोल प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन किस प्रकार से है, ये सब समझाना है। तो इसमें लिखना है हमको, भूगोल अपने परिस्थान का अध्ययन करने पर हम पाते हैं भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तथ्यों में भिन्नता है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पशु पक्षी है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन भिन्न तरीके से किया जाता है। किसी भी तथ्य के बारे में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसको अध्ययन किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण करके क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप विश्व के वनों के बारे में अध्ययन करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम यह पता लग जाता है कि विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे विश्वतरेखीय, सदाबहार वन, कोणधारी वन, मानसूनी वन इत्यादि। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक और नामित प्रदेश हो सकते हैं। इसके बाद में है, आप पहले ही भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक में अध्ययन कर चुके हैं, तो इन विषयों के समाकलन का प्रयास उनके अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। तो भूगोल जो है उसका एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से अंतर संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य होता है, वो है यथार्थता का ज्ञान करना। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय है वो भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ से भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल है वो ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय व सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग इन सब का विवेचन करता है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव आर्थिक भूगोल की भूमिका आ जाती है। अब इसके बाद में कुछ परियोजना कार्य है, उसमें है वन को एक संसाधन के रूप में चुनिए और एक है इसमें भारत के मानचित्र में वनों का वितरण है वो दर्शाना है।
तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक मानचित्र दिया हुआ है, उसको ये आप यहाँ देख सकते हो। प्राकृतिक वनस्पति, ये आपकी भूगोल की दूसरी पाठ्य पुस्तक में मानचित्र मिल जाएगा। इसके बाद में अगला है वनों का आर्थिक महत्व विषय पर एक लेख लिखना है। तो वनों का आर्थिक महत्व है, पहला है वन है जंगली जानवरों की शरण स्थली है। वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है, कागज़ के लिए घास, बांस, रेशम के लिए शहतूत के कीड़े, शराब के लिए महुआ, चंदन की लकड़ी, कत्था, लाख, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं वो हमें वनों से प्राप्त होती है। वन है वो मृदा अपरदन को भी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से और भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट थोड़ा और बड़ा लिखना चाहें तो। अगला है भारत में वन संरक्षण का ऐतिहासिक विवरण राजस्थान और उत्तरांचल में चिपको आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए करना है। राजस्थान में वन संरक्षण के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार 18वीं सदी के मध्य में जोधपुर के राजा ने अपने कर्मचारियों से स्थानीय क्षेत्रों से पेड़ काट कर लाने के लिए, लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था। कर्मचारी जब जोधपुर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर लकड़ियाँ प्राप्त करने गए तो ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। जब इस विरोध की सूचना कर्मचारियों ने राजा को दी तो राजा ने क्रोधित होकर विरोध करने वालों की हत्या करने का आदेश भी दे दिया। कर्मचारी राजा का आदेश मानकर पेड़ों को काटने के लिए पुनः जब पहुंचे गांव में तो उन्होंने पेड़ों को काटने का विरोध करने वालों की हत्या भी कर दी। तो कई लोगों की जान जाने के बावजूद ग्रामीणों ने पेड़ों को काटने का विरोध नहीं छोड़ा। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पेड़ काटने का आदेश वापस ले लिया। तो इस तरह से अपनी जान गंवाकर ग्रामीणों ने वन को संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार से उत्तरांचल में भी यही था, चिपको आंदोलन में लोग पेड़ के चिपक गए और उन्होंने जो है आंदोलन किया था। तो उसके बारे में भी बता देते हैं। उत्तरांचल में वन संरक्षण का ऐतिहासिक विवरण। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तरांचल के 2-3 गांवों से हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है कि गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती-बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। तो वन विभाग ने अनुमति देने से मना कर दिया। फिर जो ये वन विभाग था, इसने खेल सामग्री की जो कंपनी है खेल सामग्री बनाने वाली, उस कंपनी को ज़मीन का वही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। तो इससे गाँव वालों में रोष पैदा हो गया और उन्होंने सरकार के विरुद्ध इस कदम का विरोध किया। यह विरोध जल्दी ही उत्तरांचल के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के बड़े सवाल उठने लगे। गांव वालों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों का जंगल, जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए। लोग सरकार की नीतियों का विरोध जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके कर रहे थे। जब गांव के पुरुष जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे थे, उसी समय खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी ने गांव में जाकर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और इसको देखकर ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा की। तो इसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। अन्य पाठों की प्रश्न उत्तर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।